डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और इसमें सेक्सुअल और एडल्ट इत्यादि जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई, लेखक अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे चैनल अमन पॉडकास्ट एफएम पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। तो दोस्तों, कहानी के बारे में थोड़ा सा बता दूं आप लोग को। ये कहानी है तो एक ही आदमी पर निर्धारित, लेकिन उसे आदमी के रूप अलग अलग है। उसके सामने हमेशा परिस्थितियों ही ऐसी खड़ी हो जाती है कि उसे अपना रूप, रंग और अपनी धरती बदलनी पड़ती है। एटीजी जो कि अलग अलग दुनिया में मिशन में जाता है, कभी जीतत है तो कभी हारता है। क्या कभी असल जिंदगी में भी यह जीत पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए अमन पॉडकास्ट एफएम। कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड 1। दो दैविक और शैतानी भाई। तेज बारिश में घनी रात के अंधेरे में बार बार आसमान से बिजली चमके जा रही थी, बादल गरजे जा रहे थे। एक घने अंधेरे से भरे हुए जंगल में जोर जोर से चिल्लाता हुआ एक आदमी उस बारिश में भागे जा रहा था और चला रहा था, बचाओ बचाओ, कोई मुझे इन दरिंदों से बचाओ, ये दोनों आज मुझे मार डालेंगे। इधर कोई तो मुझे बचाने आओ, मेरी मदद करो, हे भगवान, तू मेरी जिंदगी मुझसे इतनी जल्दी मत छीन। असल में उस आदमी के पीछे दो जानवर जैसे दिखने वाले खतरनाक से जीव पड़े हुए थे। वह 5-6 किलोमीटर पीछे से ही वहां भागता हुआ रहा था, पर लेकिन वह दोनों जानवर उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह आदमी उन्होंने जानवरों का कुछ कीमती सामान या उसके बच्चे को चुरा कर ले जा रहा हो। फिर वह आदमी देखता है उसके कुछ आगे जाकर वह रास्ता खत्म होने वाला है और नीचे एक बहुत बड़ी खाई हो सकती है। उस इंसान के लिए सिचुएशन अभी आगे कुआं पीछे खाई वाली हो गई थी। अगर वह लेफ्ट राइट भी करता तब भी उसका पीछा दो जानवर कर रहे थे। कुछ आगे जाकर वह आदमी उस खाई से छलांग लगा देता है और फिर वह आदमी लुढ़कता हुआ किसी गेंद की भांति खाई की ओर बढ़ने लग जाता है। कुछ समय बाद वह फिर से एक जमीन में गिर जाता है। उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। फिर वह आदमी खड़ा हो जाता है और बोलता है, इन दोनों मॉन्स्टर ने तो मेरी जान ही ले ली थी। उसी समय उसे जानी पहचानी आवाज आती है। फिर जैसे ही वह पीछे देखता है वह हैरान और परेशान हो जाता है। वह कहता है, ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसके पीछे वह दोनों जीव फिर से लग गए थे। वह आदमी फिर से भागने लगता है, पर इस बार उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उसका पैर जमीन में धंस जाता है और वह पेट के बल वहीं गिर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। फिर दोनों जानवर उसके पास पहुंच जाते हैं और एक जानवर उसकी तरफ बहुत जोर से खुलता है। वह जानना चाहता था कि उसके सर में जो दो सिंग थे वह सीधे उस आदमी के पेट में खो जाए। वह उसके पास पहुंचता कि उससे पहले ही एक जोर की आवाज आती है, सुपरसोनिक अटैक। फिर जोर का नीले रंग का धमाका होता है और जानवर के चिड़े चिड़े उठ जाते हैं। दूसरा जानवर अपने साथी की ऐसी हालत देख गुस्सा हो जाता है और वह भी उस आदमी की तरह कूदता है कि तभी एक और आवाज आती है, पावरबोल्ट अटैक, और वह जानवर पल भर में राख हो जाता है। वह ट्रांसपेरेंट शक्ति थी जो बिजली की तरह काम करती थी। वह 1 सेकंड से भी कम के समय में राख हो गया था। वह आदमी हैरान रह गया। उसने कहा, कौन है? मेरे सामने आओ, तुमने मेरी मदद क्यों की? उसे एक आवाज आती है, क्या मैं एक इंसान को ऐसे ही किसी जीव के हाथों मरने देता? ऐसा तो मैं कभी भी बिल्कुल नहीं होने दूंगा जब तक मैं हूं इंसान। अरे पर इस दुनिया में ऐसा कौन इंसान है जिसके पास इतनी शक्तियां हो? वह आदमी पूछता है। तभी उसे आवाज आती है, मैं हूं ना, कौन? मेरे सामने आओ। वह आदमी कहता है। तभी उसके सामने आसमान से बिजली गिरती है और एक नौजवान लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वह आदमी उसे देखकर कहता है, तुम कौन हो और तुम इतनी शक्तिशाली कैसे हो? जहां तक मुझे लगता है इस धरती में तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसके पास इतनी शक्तियां हो कि वह इन दोनों लाखों साल जीने वाले जीवों को खत्म कर सकें। तभी वह रहस्यमयी लड़का अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उस आदमी से कहता है, पहले खड़े तो हो जाए और अपना परिचय दीजिए। पहले आप कौन हो, कहां से आए हो, किस लिए आए हो, और सबसे बड़ी बात की हो ही क्यों हो? फिर वह आदमी उस लड़के के हाथ का सहारा लेकर खड़ा हो जाता है और फिर वहां से कुछ दूर चलने के बाद जमीन पर बैठ जाता है और कहता है, मेरा नाम विक्रांत है, आर कमांडो ऑफ एस। वह लड़का पूछता है, 3S मतलब ये कि यह हमारी यूनिवर्स की सबसे बड़ी एजेंसी है। वह आदमी कहता है, फिर वहां से मैं? लड़का उससे कहता है, अरे प्रदेश की सुनी थी, देश की सुनी थी, यह कैसे यूनिवर्स की? अरे हाँ भाई, पूरे यूनिवर्स की। तुम्हें क्या लगता है मैं गैलेक्सी का हूँ क्या? कहाँ है? लड़का पूछता है, तुम इस गैलेक्सी के ही नहीं हो? मुझे पागल वागल तो नहीं समझा? वह आदमी बोलता है, तुम्हें स्पेस के बारे में नहीं पता? तुम कहाँ के हो, मैं कहाँ का हूँ, ये कैसे बात हुआ? अरे तुम इस धरती पर और मैं भी इस धरती पर हूँ, तो मैं ना इस धरती का ही हुआ ना? वह लड़का फिर से पूछता है, क्या तुम सच में ही दूसरी गैलेक्सी से हो? वह आदमी बोलता है, हाँ मेरे भाई। लड़का पूछता है, कौन सी गैलेक्सी है?
तब वह आदमी कहता है, हमारे यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट से 50 लाख करोड़ किलोमीटर दूर की स्काई एक्स नामक गैलेक्सी से हूँ। अरे फिर वह गैलेक्सी तो पास में ही है। अरे हाँ भाई, पास में ही है, बस इस धरती वाली गैलेक्सी से कोई 290 लाख करोड़ किलोमीटर दूर से ही, तभी तो मेरी ट्रांसफर यहाँ पर हुई। यहाँ पर देखो, इस धरती जैसे घटिया ग्रह पर। ओ भाई, तू कुछ ज्यादा बोल रहा है, ये धरती मेरी है, वहां से कोई घटिया तुझे लगती है? अरे कचरा ही तो भरा पड़ा है यहाँ पर। अबे कचरा, अभी वह जानवर तेरा कचरा बना देते खाकर, और बिना मेरे तो तू बच्चा भी नहीं। अरे तू उसको जानवर मत समझ में। वहां आदमी हुए उस लड़के से कहता है, तो क्या था वह? अबे वह दोनों तो स्पेक्ट्रम स्पीशीज थी। वह लड़का पूछता है, क्या थी? तू नहीं समझ पाएगा, तू बस इतना जान ले कि वह इस गैलेक्सी के ही नहीं थे, और मेरी एजेंसी ने मुझे ये जिम्मेदारी थी कि मैं उन्हें खत्म करूं, पर लेकिन उन्होंने गलत आदमी को चुना था, और मैं उन्हें हराना तो दूर की बात, छू तक भी नहीं सका। लेकिन तुमने मेरी एंड टाइम में मदद की। क्या तुम सच में ही किसी भी एजेंसी में नहीं हो? नहीं, मैं बस इस धरती के लिए ही काम करता हूं, पर लेकिन मुझे भी इन सब के बारे में पता है, और मैं भी एस जाने की चाहत रखता हूं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लड़के, मेरा नाम कुछ खास नहीं। वह लड़का अपना नाम बताने मैं कुछ झिझक रहा था, फिर उसने अंत में अपना नाम बता ही दिया। मेरा नाम आदित्य है। वाओ, नाइस नेम। फिर वह आदमी अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी देखता है और कहता है, अरे अब टाइम भी होने वाला है मेरे जाने का, और जो मुझे लेना था वह भी मुझे मिल चुका है, तो चलो अब मैं रवाना हो जाता हूँ। अभी आदित्य उस आदमी से पूछता है, अगर मुझे किसी एजेंसी में ज्वाइन होना होगा तो मुझे क्या करना है? अच्छा चलो, तुम्हें बता ही देता हूँ, आ जाओ बैठो। तुम्हें अगर किसी भी प्रकार की एजेंसी में ज्वाइन होना है तो उसके लिए पहले तुम्हें कोई ऐसा काम करना होगा जिससे तुम बहुत से लोगों की जान बचा सको, या फिर तुम्हारे पास पावर हो, या तो तुम्हारा कोई जानने वाला जो किसी सीक्रेट मिशंस में काम करता है 1 मिनट पर। लेकिन वैसे तुम्हारे पास इतनी सारी शक्तियां आई कहां से? अरे तब वह आदमी मन में सोचता है, मुझे तो लगता है कि यह आदमी भी जरूर किसी ना किसी सीक्रेट मिशन का हिस्सा तो जरूर है, इसकी जानकारी तो मुझे जाननी ही पड़ेगी। फिर वह कहता है, भाई बहुत ज्यादा लंबी कहानी है, अगर बताने बैठो तो घंटों लग जाएंगे, और तुम्हारे पास इतना समय तो होगा नहीं। उस आदमी को उसकी कहानी में कुछ इंटरेस्टिंग लगने लगता है, उसे लगता है कि इसके कुछ बहुत ज्यादा मस्त कहानी है, इसको सुनना बनता है। तब वह आदमी कहता है, अरे मैं तो एसआर कमांडो, इतना सा टाइम तो मैं उनसे मांग सकता हूँ, क्या तुम मुझे कहानी सुना सकते हो? सुना तो सकता हूँ, तो फिर देर किस बात की, सुना दो ना। फिर आदित्य भी कहता है, तो सुनो फिर। यह कहानी उस दुनिया की है जो दिखने में धरती जैसी है, पर धरती से बहुत अलग है। इस धरती में ना तो हमारी धरती की तरह कोई प्रधानमंत्री, न तो कोई मुख्यमंत्री होते हैं। इस धरती को चलाने के लिए राज्य बने हैं, और उन राज्यों के सम्राट केवल दिव्य वंश के पुरुष ही हो सकते थे। वहां के एक राज्य जिसका नाम पवित्र राज्य था, उसके राजा एक महान और शक्तिशाली राजा व योद्धा थे। वह राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ था। उस दुनिया में युद्ध बहुत होते थे, परंतु उस राज्य के सभी लोग खुशी से रहते थे। उस राज्य में किसी को भी किसी भी तरह की वस्तु की कमी नहीं होती थी। उस राज्य के सम्राट अशोक थे। वे अपने राज्य के सभी लोगों से बहुत प्यार करते थे। उनकी एक रानी थी जो दिल की साफ और बहुत अच्छी थी। उन दोनों की शादी हुए बहुत साल हो चुके थे, परंतु उनकी एक बेटी ही थी। पिता अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, परंतु उनकी पत्नी को बेटे की बहुत चाह थी। उसकी जीत के आगे अशोक की भी नहीं चली। कुछ दिन बाद अशोक अपनी पत्नी को लेकर उनके और उस राज्य की रक्षा करने वाले 3 देवों में से एक देव द्रोण के रहस्यमयी मंदिर में ले गए, जो बहुत पुराना और बहुत खतरनाक था। वह मंदिर ऊंची पहाड़ियों में स्थित था। वह बहुत बड़ा मंदिर था। उस मंदिर के बीच बना एक हवन कुंड था। वहां पर 3 महान पर पंडित रहते थे। वह तीनों ही उन्हें वहां देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि वह पूरी तैयारियां करके ही वहां आए थे। तो उन्होंने सारी बातें उन्हें बता दी कि वे वहां हवन करके गुरु द्रोण को प्रसन्न करने हेतु वहां आए हैं। फिर कुछ देर में तीनों पंडित पूजा की तैयारी करने लगे। क्योंकि पूजा लंबी चलने वाली थी, इसलिए ही वे बहुत सा सामान लाए थे। कुछ देर में पूजा शुरू हो जाती है और वे तीनों पंडित पूजा करने लग जाते हैं। पूजा को आरंभ हुए पूरा 1 दिन हो चुका था। दूसरे दिन रात के समय जब हवन चल ही रहा था, तब हवन कुंड से एक रोशनी निकलती है और वह सीधे जाकर बैठे हुए लोगों के सामने आ जाती है। वह रोशनी और किसी की नहीं, द्रोण की ही थी। वह रोशनी उन्हें कहती है, हे राजन, मैं 10,000 साल पहले से धरती के गर्भगृह में तपस्या करने चला गया था। आज तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तभी राजा ने कहा, हे गुरुदेव, मैंने और मेरी पत्नी ने आपको इसलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि हमारे पास कोई पुत्र नहीं है, और आने वाले समय में इतने बड़े राज्य को कौन चलाएगा? कृपा करके मेरी यह एक इच्छा पूरी करें। तब वे कहते हैं, हे राजन, तुम्हारे भाग्य में तो पहले से ही एक नहीं बल्कि दो पुत्र हैं, और दोनों ही बहुत शक्तिशाली होंगे। परंतु उन दोनों में कोई एक दैविक और एक शैतानी होगा, और ज्यादा मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूं, परंतु ये दोनों इस धरती को बदल देंगे। इतना कहकर वो वहां से चले गए। फिर कुछ महीनों बाद रानी को एक बेटा हो ही गया। ये बात जानकर पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी।
फिर उसके नामकरण वाले दिन उसका नाम देवराज रखा गया और फिर देखते ही देखते वह 5 साल का हो गया। वह इतनी सी ही उम्र में बहुत ज्ञानी और शक्तिशाली हो गया था। उसकी एक आवाज की गूंज से हजारों शेर हाथी थर थर कांपते थे। वहीं एक बार फिर रानी ने गबो धारण कर लिया था। फिर कुछ महीनों बाद रानी को एक और बेटा हो गया। उसके पैदा होते ही उसके माथे से दिव्य तेज निकलने लगा था। कुछ देर बाद अशोक ने जब उसे देखा तो उसे पहले ही समझ आ गया कि जिस दैविक शक्ति वाले पुत्र की बात उससे द्रेण ने की थी वह उसका दूसरा पुत्र था। फिर जैसे ही अशोक ने उसे उठाया उसके चेहरे पर अजीब सी चमक आ जाती है और उसे लगता है कि जिसे उसने अपने हाथों में उठाया है उसमें समस्त संसार को एक साथ अपनी एक उंगली में उठा लेने की क्षमता है। फिर उसका भी नामकरण वाला दिन आया और उसका नाम अभिमन्यु पड़ गया। उसके पैदा होने से सभी बहुत खुश थे, पर कोई ऐसा भी था जिससे उन सब की खुशी देखी नहीं गई और वह अभिमन्यु को मार डालना चाहता था। तभी वह उसके कमरे की तरफ चलने लगा। कमरे के बाहर पहुंचकर उसने देखा कि कमरे में उसके 10 दिन के भाई के अलावा कोई और नहीं था और वह कोई और नहीं बल्कि देवराज था। फिर वो अपने भाई के कमरे में आ गया और उसने देखा उसका भाई तो सो रहा है। उसे मारने के लिए देव ने एक चाकू निकाला और उसकी तरफ बढ़ चला। फिर उसने अभिमन्यु के पास जाकर कहा, सभी लोग तेरी ही बारे में बोल रहे हैं, तेरी वजह से मुझे सब भूल गए हैं। आज मैं तेरा किस्सा ही खत्म कर डालूंगा। और फिर जैसे ही उसने चाकू को उसके ऊपर चलाया तभी एक सुनहरे रंग की रोशनी से उसका चाकू टकरा गया और एक झटके से देव के हाथ से उड़ गया। फिर अभिमन्यु अचानक से हवा में उड़ गया और किसी बड़े व्यक्ति की आवाज में बोला, निच कपटी, तू बहुत पापी है। इतना बोलकर अभिमन्यु ने हवा से ही एक मुक्का अपने भाई को मारा और मुक्के के लगते ही वह राजमहल से उड़कर बाहर जंगल में जा गिरा। उसके गिरते ही वहां लगे बड़े बड़े पेड़ झटके से टूट गए। इतने छोटे बच्चे की शक्ति देखकर खून से लथपथ हुआ देव बहुत हैरानी में था। वहीं अभिमन्यु फिर से ऐसे सो गया था जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर कुछ देर बाद जब देव राजमहल में वापस आता है तो आते ही वह अपने कमरे में जाकर चुपचाप से सो जाता है, क्योंकि मुक्का उसके मुंह में इतनी जोर से लगा था कि उसके 2 दांत भी टूट गए थे। एपिसोड 2, कौन बनेगा वेदिका का पति। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पास कोई शक्ति ही हो सकती है, परंतु सच तो ये था कि उसे बचाने वाले कोई और नहीं बल्कि गुरु द्रोण थे। समय बीतता गया। अब तक अभिमन्यु भी 15 साल का हो चुका था और देव 20 का और उनकी बड़ी बहन प्रियंका 25 साल की हो गई थी। इन 20 सालों में देव ने बहुत कुछ सीखा था और दूसरी तरफ हमारे अभिमन्यु ने भी बहुत कुछ सीख लिया था, क्योंकि उसे खुद द्रोण ने गुरु बनकर बहुत सी युद्ध और मंत्र तकनीकें सिखाई थी। वह अपने राज्य, माँ, पिता और भाई बहन से 5 साल की उम्र में ही दूर चला गया था और गुरु के साथ रहकर उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया था। वहां उसने बहुत सी लड़ाइयां की थी और उन लड़ाइयों में उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया था। उसके पास कई रहस्यमय हथियार थे, जिसमें 3 सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार थे। उनमें से पहला एक तलवार, दूसरा एक दिव्य खंजर और तीसरा एक दिव्य रोशनी था जिसे वो किसी भी वस्तु में डालकर उसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता था। दूसरी तरफ उसके बड़े भाई ने काला जादू और तंत्र मंत्र तकनीकें सीख ली थी। वह अपने एक काले मंत्र से हजारों इंसानों को पल भर में राख में बदल सकता था। क्योंकि उसकी मूल शक्ति तूफान और बिजली थी और उसकी शक्ति और क्षमता को देख उसका नाम तूफान का बेटा पड़ गया था। और वहीं पर अभिमन्यु की मूल शक्ति भी आग और तूफान से थोड़ा कमजोर थी, परंतु अभी तक उसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता था। फिर धीरे धीरे समय गुजरता रहा और सम्राट भी बुजुर्ग हो चले थे। वहीं पर बहुत से राज्यों ने भी पवित्र राज्य पर हमला कर अपने कब्जे में करने की साजिश रची थी। अब उनसे पवित्र राज्य की खुशियां देखी नहीं जा रही थी। फिर एक समय ऐसा भी आया जब चारों तरफ से लाखों करोड़ों योद्धाओं ने एक साथ राज्य में हमला कर दिया। इस हमले का जवाब देने के लिए खुद देव आगे आया और उसने एक दिन में ही करीब 10 लाख योद्धाओं को मार डाला। देव की शक्ति को देख सभी हैरान हो गए थे और बाकी बचे योद्धाओं को राज्य के सैनिकों ने मार डाला। उन सभी में एक राज्य का राजकुमार भी था जो कि बहुत बुरी मौत मरा था। उसके कटे हुए सबको देखकर उसके पिता अम्बरेश को बहुत गुस्सा आया। वहीं दूर पहाड़ों में अभ्यास कर रहे अभिमन्यु को भी जैसे ही उसके राज्य पर हमले की खबर मिली वह तभी अभ्यास छोड़कर अपने राज्य पहुंच गया। उसे वहां इतने सालों बाद देखकर अशोक और उसकी मां बहुत खुश हो गए। उसने जाते ही अपनी मां को गले लगा लिया और फिर बाद में पिता को। फिर उसने पूछा, आप लोग ठीक तो हैं ना? उसकी मां ने कहा, हमें क्या हुआ, जब तक तेरा बड़ा भाई है हमें क्या होगा। ये बात जानकर अभिमन्यु ने आश्चर्य से पूछा, मतलब कि तेरा भाई अब एक मामूली योद्धा नहीं रहा, वह बहुत ताकतवर बन गया है। फिर उसने खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। वहीं उसके आने की खबर सुनकर देव को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, अब ये कौन नई आफत आ गई। देव बचपन से ही अपने छोटे भाई से नफरत करता था। वह अपने माता पिता से भी कुछ ज्यादा प्यार नहीं करता था। अब अभिमन्यु अपने घर वापस आ चुका था और उसका अभ्यास भी पूरा हो चुका था, तो अब वह वहां पर ही रहने वाला था। परंतु इस बात से देव बिल्कुल भी खुश नहीं था। वह तो उसे पहले ही न जान से मार डालना चाहता था लेकिन मार नहीं पाया था। फिर दिन बीतते गए और अभिमन्यु ने भी बहुत से नए दोस्त बना लिए थे।
फिर एक दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार करने गया तो उसे पहले तो वहां कोई जानवर नहीं दिखा। कुछ देर बाद उसे एक शेर के बहुत तेज आवाज में गुर्राने की आवाज आई, जिसे सुनकर उसके दोस्त डर के मारे वहां से भाग निकले के बारे में सोचने लगे। तभी एक नीली परछाई उनके ऊपर मंडराने लगी और उसने भारी आवाज में कहा, तुम छोटे छोटे बच्चों की इतनी हिम्मत कि तुम मेरे यानी कि नील शेर जाति की सीमा पर आए हो। नील शेर जाति का बहुत लंबा इतिहास रहा है और वह उस समय से इस धरती पर थे जब इंसानी सभ्यता का वहां जन्म भी नहीं हुआ था। पर समय के साथ साथ अब पुरानी और रहस्यमयी शक्तियां और जानवर विलुप्त हो रहे थे। नील शेर जाति भी अब विलुप्त होने की कगार पर ही थी। किस्मत से आज अभिमन्यु को उस शेर के दर्शन हुए थे, अभी तक वहां से उसके दोस्त भाग चुके थे। फिर उस शेर ने अभिमन्यु को देखा और उस पर अपनी दिव्य रोशनी से हमला किया। उसके हमले से वहां बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और जोर का धमाका हुआ। शेर को मनुष्यों से नफरत थी। वह ये लगता था कि मनुष्य के इस धरती पर आने से ही उसके पूर्वजों का अंत हुआ है। फिर जैसे ही उसने उस मनुष्य की तरफ देखा तो उसे देखकर शेर को झटका लग गया, क्योंकि उसके सामने अभिमन्यु ऐसे खड़ा हुआ था जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर उसकी आंखों में देखकर शेर ने कहा, आप आ गए हैं। शेर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हे मानव, अब आप इस धरती पर आ चुके हैं, अब मैं आराम से अपने प्राणों को त्याग सकता हूं। और फिर देखते ही देखते शेर का पूरा शरीर नीला पड़ गया और एक जोर के धमाके के साथ शेर का अंत हो गया। शेर की इतू भर भी बात उसके समझ में नहीं आई। फिर उसने अपने कदम वापस पीछे की ओर बढ़ा दिए और फिर जैसे ही वह अपने दोस्तों के पास पहुंच गया, उसके दोस्त उसे सही सलामत वहां पर देखकर हैरान रह गए थे। एक दोस्त ने उससे कहा, अरे भाई, तुम ठीक तो हो ना, और उस शेर ने तुम्हें कैसे अपने चंगुल से बाहर निकलने दिया? तो अभिमन्यु ने कहा, अरे वो शेर तो मुझे देखकर ही भाग गया। उसकी बात सुनकर वहां खड़े उसके सभी दोस्त हंसने लगे। फिर समय बीतता गया। 2 महीने बाद पवित्र राज्य के एक पड़ोसी राज्य लक्ष राज्य में राजा, जो कि अशोक के एक अच्छे मित्र थे, उनकी बेटी जिसका नाम वेदिका था, उसका स्वयंवर 10 दिन बाद होना था। और अशोक चाहते थे कि उनके बड़े बेटे देव का विवाह वेदिका से हो जाए। एपिसोड 3, अभिमन्यु और वेदिका की शादी तय। अशोक तो ये भी चाहते थे कि उनके छोटे बेटे का विवाह भी हो जाए, इसलिए वह देव के साथ साथ अभिमन्यु को भी ले गए। अभी भी स्वयंवर को होने के लिए 3 दिन बचे हुए थे। इस बीच अशोक ने देव को समझा दिया था कि तुम्हें कुछ भी करके वेदिका से शादी करनी ही होगी, इससे हमारे रिश्ते भी बढ़ेंगे और साथ में हमारे राज्य की ताकत भी बढ़ेगी। फिर दिन बीतते गए और राजकुमारी का स्वयंवर वाला दिन भी आ ही गया। इस स्वयंवर में 15 से भी अधिक शक्तिशाली राज्यों के राजकुमार शामिल हुए थे। इस स्वयंवर में राजकुमारी को अपनी इच्छा से राजकुमार को चुनना था। उसने सभी राजकुमारों को देखा पर लेकिन उसे उनमें से कोई भी नहीं भाया। दूसरा, उसकी उम्र भी अभी कम थी, वह करीब 16 से 18 वर्ष की आयु की थी। तभी उसने उन सभी से दूर खड़े एक लड़के को देखा। उसे वह पहली नजर में ही पसंद आ गया था। फिर उसने सोचा, ये तो मुझे कोई राजकुमार नहीं लग रहा है, अगर यह राजकुमार होता तो ये भी यहाँ स्वयंवर में शामिल हुआ होता। वह ये सब कुछ सोच ही रही थी और सोचते सोचते वह उसके पास चलने लगी। उसे अपनी ओर आता हुआ देख अभिमन्यु सोचने लगा कि यह मेरे पास क्यों आ रही है। इसे तो इतने सारे राजकुमारों में से किसी एक को चुनना है, तो फिर यह मेरे पास क्यों आ रही है। उसके पास पहुंचने ही वाली थी कि तभी ऊपर से एक झूमर उसके ऊपर गिरा। अचानक से राजमहल में खलबली मच गई। ताजमहल में भूकंप आ गया था। सभी राजकुमार खड़े हो गए, यहाँ तक कि राजकुमारी के पिता तक भी खड़े हो गए। और फिर जैसे ही वह उसके पास गए और उन्होंने देखा तो वहां अभिमन्यु ने उस नंबर को अपने एक हाथ से पकड़ा हुआ था और एक हाथ से राजकुमारी को। उसे देख अशोक ने कहा, अरे बेटा, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो अपने कक्ष में आराम कर रहे थे ना। तभी अभिमन्यु का जवाब आता है, मैं तो बस ये का दृश्य देखने आया था। अभी राजकुमारी वेदिका के पिता ने कहा, अशोक मित्र, क्या यह आपका पुत्र है? तभी अशोक ने कहा, जी हाँ मित्र, यह मेरा ही पुत्र है। अरे तो फिर आपने इसे स्वयंवर में क्यों नहीं बिठाया? तो अशोक ने कहा, अरे मेरा बड़ा बेटा देव है ना। तभी देव भी वहां पहुंच गया और उसने कहा, अरे भाई, तुम ठीक तो हो ना? तभी अभिमन्यु कहा, जी भ्राताश्री, मैं बिल्कुल कुशल हूँ। देव तो मन ही मन ये सोच रहा था कि झूमर गिरने के कारण अभिमन्यु मर जाए, पर लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। अभिमन्यु बिल्कुल सही सलामत था। तभी राजकुमारी ने भी कहा, मैंने अपने वर को ढूंढ लिया है। तब सभी राजकुमारों ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा और कहा, किसे? तब राजकुमारी ने कहा, अभिमन्यु को। उसकी बात सुनकर सभी राजकुमार हैरान हो गए, यहाँ तक कि देव को भी बहुत तेज गुस्सा आया और वह अपने पैर पटकता हुआ वहां से निकल गया। उसकी बात सुनकर अशोक बहुत खुश हुए। तभी वेदिका के पिता ने खुश होकर घोषित किया कि आज से ठीक 5 साल बाद पूर्णिमा की रात को अभिमन्यु और वेदिका की शादी तय की जाती है। ये बात सुनकर तो अशोक फूले नहीं समाये। फिर धीरे धीरे कर सभी राजकुमार वहां से जाने लगे। फिर कुछ देर बाद अभिमन्यु भी अपने कमरे में चला गया। कुछ दिनों बाद वेदिका और अभिमन्यु की मंगनी भी हो गई और फिर वह अपने राज्य वापस रवाना हो गए। पवित्र राज्य में पहुंचकर जैसे ही अशोक ने यह बात अपनी पत्नी को बताई तो वह बहुत खुश हो गई, परंतु उसे इस बात का दुख भी हुआ कि उसके बड़े बेटे देव की शादी वेदिका से तय नहीं हुई। परंतु वे अपने छोटे पुत्र से ज्यादा प्यार करती थी। नहीं, पर कोई और भी था जिसे इस बात से बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। उसे अब सबसे बहुत नफरत हो चुकी थी। वह अशोक, उसकी पत्नी और अभिमन्यु तीनों को ही खत्म कर देना चाहता था।
और वह था देवराज अभिमन्यु का बड़ा भाई। उसे तो बस अशोक के उस राज्य से प्यार था। वह चाहता था कि अशोक जल्द ही मर जाए और उसके सारे राज्य को वह अकेला ही अपने कब्जे में ले ले। वह अब अभिमन्यु को मारने की साजिश के बारे में सोचने लगा। इस बात से अनजान अभिमन्यु इस समय अपने दोस्तों के साथ दूर पहाड़ियों में अभ्यास में लग गया था। 2 महीने बाद अभिमन्यु फिर से अपने राजमहल वापस आता है तो देखता है कि राजमहल के बहुत से सैनिक वहां पर नहीं थे। फिर जैसे ही वह उस बात का पता करने जाता है तभी उसे पता चलता है कि सभी सैनिक पूरे राज्य की साफ सफाई में लगे हैं और जो पुरानी और खंडहर जगह हैं उन्हें बिल्कुल नया जैसा करने के लिए गए हैं। फिर उसने कुछ देर बाद जब अपनी माँ को देखा तब उसने उनसे पूछा कि यहाँ पर इतनी साफ सफाई क्यों चल रही है। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा जब हमारी बहू यहाँ आएगी तब उसे पुरानी चीजें थोड़ी ना पसंद आएंगी। माँ की हर बात सुनकर अभिमन्यु मुस्कुराने लगा और कुछ देर माँ से बात करने के बाद वह अपने कमरे की ओर बढ़ा और लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी टक्कर देव से हो गई। देव को देख अभिमन्यु ने उसे प्रणाम किया परंतु देव ने उसे अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से देखा और फटकारते हुए वहां से चला गया। उसका यह व्यवहार देख अभिमन्यु आश्चर्यचकित रह गया। फिर वह अपने कमरे में आराम करने चला गया। फिर अगले दिन सुबह जब वह राज्य निसार करने जा ही रहा था तभी अशोक ने उसे कहा, बेटा वेदिका तुमसे मिलने आई है, जाओ राजधानी में जाकर उससे मिल लो। अपने पिता की है बात सुनकर अभिमन्यु ने कहा, क्या वेदिका राजस्थानी में मुझसे मिलने आई है? अशोक ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल अब तुम जा सकते हो। फिर अपनी पिता का आशीर्वाद लेकर अभिमन्यु वहां से चला गया। फिर अभिमन्यु राजधानी के महल में पहुंचकर देखता है कि वेदिका सज धज कर कमरे में बैठी हुई थी। फिर जैसे ही वह कमरे के अंदर जाता है वेदिका का उठती है और झुककर अभिमन्यु को प्रणाम करती है। फिर अभिमन्यु उससे पूछता है, राजकुमारी आप कैसी हैं? उसकी बात का जवाब देते हुए वेदिका कहती है, मैं तो कुशल मंगल हूँ राजकुमार, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। फिर कुछ देर बात करने के बाद वे दोनों कमरे से बाहर आते हैं और राजमहल से बाहर भ्रमण के लिए चल पड़ते हैं। राजकुमार अभिमन्यु वेदिका को अपने रथ में चढ़ाते हैं और वहां से निकल जाते हैं और रथ को जंगल की ओर ले चलते हैं। फिर समय गुजरता रहता है और वे राजधानी से 25 मील दूर पहुंच जाते हैं। अब तक रात भी हो चुकी थी और जंगल में बड़े खतरनाक जानवरों की आवाज सुनाई दे रही थी और दूसरी तरफ से जंगल में अंधेरा कोहरा छाया हुआ था। थोड़ा सा आगे चलने के बाद जैसे ही रथ एक पुल को पार करने ही वाला था कि तभी रथ के सामने एक खतरनाक दैत्य की तरह दिखने वाला प्राणी आ जाता है। वह रथ को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है और राजकुमारी को पकड़कर वहां से भागने लगता है। तभी राजकुमारी जोर जोर से चिल्लाती है, राजकुमार अभिमन्यु बचाओ बचाओ, मुझे इस हैवान से बचाइए। तभी राजकुमार अभिमन्यु उस दैत्य के पीछे भागते हैं और अपनी रहस्यमयी तलवार निकालते हैं और भागते भागते हवा में एक छलांग लगाते हैं और उस तलवार को सीधे उस दैत्य की पीठ में घुसा देता है। दैत्य जोर से झुकता है और राजकुमारी को हवा में उछाल देता है और खुद वहीं जमीन पर धराशायी हो जाता है। फिर अभिमन्यु हवा में एक और छलांग लगाता है और राजकुमारी को पकड़ लेता है। एपिसोड 4 दुश्मन का दुश्मन बना दोस्त। फिर जैसे ही वह राजकुमारी को जमीन पर रखता है राजकुमारी उससे लिपट जाती है और उसके मुंह को चूम लेती है। फिर आंखें बंद करके कहती है, राजकुमार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे उस हैवान से बचाया। तब अभिमन्यु ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें बचाना तो मेरा फर्ज है। फिर कुछ नहीं इधर उधर देखने के बाद अभिमन्यु कहता है, लगता है कि हम कुछ ज्यादा ही जंगल के अंदर आ गए हैं और उस राक्षस जैसे दिखने वाले प्राणी ने हमारे रात को भी चकनाचूर कर दिया है। तो अब हमें आगे का सफर पैदल ही तय करना होगा। रात बहुत हो चुकी थी। राजकुमारी को अंधेरे में डर लग रहा था परंतु उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ अभिमन्यु था, इस वजह से वह अंधेरे में भी चल रही थी। दूसरी तरफ उस राक्षस को मारा पड़ा देख किसी और को बड़ा गुस्सा आ रहा था और था देव। उसने ही उस राक्षस को राजकुमारी को बंदी बनाकर उसके पास ले आने को कहा था परंतु राक्षस का मरा हुआ सब देखकर उसके चेहरे का रंग भी उड़ चुका था क्योंकि उस राक्षस को हराना बच्चों का खेल नहीं था। परंतु अभिमन्यु ने तो अपनी तलवार के एक ही बार से उसे खत्म कर दिया था। अब देव के मन में अभिमन्यु को किसी भी तरह मारकर उसकी तलवार हासिल करने की इच्छा जाग गई थी। अब राजकुमारी पैदल चलकर बहुत ज्यादा थक चुकी थी इसलिए वह वहीं पर बैठ गई। फिर अभिमन्यु ने उससे पूछा, क्या हुआ? तो राजकुमारी ने कहा, अब मैं और नहीं चल सकती हूँ। राजकुमार ने पूछा, क्यों नहीं? तो राजकुमारी ने कहा, मैंने थोड़ी ना तुम्हारी तरह जंगलों में अभ्यास किया है, ना तो राजमहल से बाहर भी नहीं निकली हूँ। राजकुमारी की आवाज सुनकर अभिमन्यु को हंसी आ गई और फिर उसने राजकुमारी को अपनी गोद में उठा लिया और आगे की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते हुए राजकुमारी ने अभिमन्यु से पूछा कि क्या तुम शादी के बाद भी मेरा ऐसे ही ध्यान रखोगे? तब अभिमन्यु ने कहा, जी हाँ बिल्कुल रखेंगे, अगर आपको रखवाना आना होगा। तो राजकुमारी ने पूछा, मतलब? फिर अभिमन्यु ने हंसते हुए कहा, मतलब तो शादी के बाद ही पता चलेगा। फिर राजकुमारी अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालकर उसे देखने लगी और अभिमन्यु चलता रहा। उस समय बाद जब सुबह हो गई थी तो वह करीब करीब जंगल से निकल ही गए थे। तब राजकुमारी ने उससे कहा, मुझे भूख लगी है। तब अभिमन्यु का उसने अपने इधर उधर देखा। राजकुमारी को नीचे बिठाकर वह दाएं तरफ चला गया। फिर जब कुछ देर बाद आया तो वह अपने साथ जामुन लाया था। उन्हें देखकर राजकुमारी ने पूछा कि यह क्या है? तब अभिमन्यु ने कहा, तो भी ये भी नहीं पता। राजकुमारी ने कहा, नहीं। अभिमन्यु ने कहा, ये जामुन है, तुम इसे खाकर देखो। अभिमन्यु के कहने पर राजकुमारी ने उन्हें खाया और कहा,
ये तो बहुत मीठे हैं। और फिर अभिमन्यु ने कहा अब चलें। राजकुमारी ने भी कहा था चलो ठीक है अब तुम अपने आप चल सकती हो। अभिमन्यु ने पूछा तो राजकुमारी ने कहा हाँ, और फिर वह दोनों धीरे धीरे राज्य की तरफ चले। कुछ देर बाद वह राजमहल के अंदर पहुंच गए और उसे और वेदिका को साथ लेकर अभिमन्यु की मां झट से उनके पास आए और उसने कहा अरे तुम इतनी देर से कहाँ थे, अभी पहुंच रहे हो, तुम्हें तो बहुत समय पहले ही पहुंच जाना था। फिर अभिमन्यु ने वेदिका की तरफ देखा और माँ से कहा माँ वह हम थोड़ा राजधानी के बाजार में घूम रहे थे, कुछ वजह से आने में समय लग गया। अभिमन्यु ने अपनी मां को रात की घटना के बारे में बताना सही नहीं समझा और वह वेदिका को लेकर अपने कमरे में आ गया। कमरे में आकर वेदिका ने शर्माते हुए पूछा क्या हम शादी के बाद भी इसी कमरे में रहेंगे? तब अभिमन्यु ने कहा बिल्कुल, हम दोनों एक साथ इसी कमरे में रहेंगे। और फिर कुछ देर वहां आराम करने के बाद वेदिका अपने राज्य के शाही रथ में अपने राज्य रवाना हो गई। उसके जाने के बाद अभिमन्यु को उसकी बहुत याद आई और उसने हंसते हुए अपने आप से कहा लगता है ये दिल किसी पर आ गया है। और फिर अभिमन्यु भी अपने कमरे में आराम करने चला गया। कुछ देर बाद जब देव राजमहल में आया तब उसने देखा कि उसके स्वागत के लिए वहां पर कोई भी नहीं खड़ा था, जबकि उसने पहले अपने छोटे भाई को भी देखा था। तो उसके स्वागत में माँ और उसकी बहुत ही दासियां और भी बहुत से मंत्री थे। देव ने मन ही मन कहा मेरे साथ इतना भेदभाव कोई बात नहीं, बदला लिया जाएगा, इस सब का बदला लेकर रहूंगा, एक एक को चुन चुन कर मारूंगा। यही सब गड़बड़ आता हुआ देव भी अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाकर देव सोचने लगा कि कैसे इस अभिमन्यु को खत्म करो और इसकी वह दिव्य तलवार अपने कब्जे में कर लूं। ये सब सोचते हुए देव एक बार फिर से महल से बाहर चला गया। कोई और भी था जो कि अभिमन्यु और वेदिका की शादी की बात सुनकर बहुत गुस्सा था। वह कैसे भी करके अशोक के दोनों पुत्रों को खत्म कर देना चाहता था, क्योंकि उसके पुत्र का वध भी देव नहीं किया था। हाँ, वह अम्बरेश का पिता सम्राट विकास था। वह सोच रहा था कि मैं अपने बेटे की मौत का बदला तो लूंगा ही और साथ में उनके राज्य को भी अपने अधीन कर लूंगा, और सबसे पहले तो मैं उस देव को खत्म करूंगा। यही सब कुछ सोचकर वह अपने राजमहल से निकलकर पवित्र राज्य की तरफ बढ़ने लगा और फिर कुछ ही देर में वहां पहुंच गया। उसकी शक्ति बहुत ज्यादा थी, इस कारण वह चीज से भी ज्यादा गति से उड़ सकता था। परंतु वह सोचने लगा वहां पर तो बहुत से शक्तिशाली योद्धा है, किसी ने भी अगर मुझे राज्य के अंदर घुसपैठ करते हुए देख लिया तो फिर मेरी तो सामत आ जाएगी, पर लेकिन मुझे अपने बेटे की मौत का बदला लेना ही है। ये सब बोलकर उसने पवित्र राज्य की सीमा भी पार कर ली और फिर जंगल के रास्ते चलने लगा। कुछ दूर चलते ही वह रुक गया। उसे किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वह किसी इंसान की ही थी। जब उसने ध्यान से उसे बात को सुना तब उसे सुनाई दिया क्यों 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 हमेशा उस अभिमन्यु के बच्चे को ही सभी पसंद करते हैं, कोई मेरे बारे में सोचता तक भी नहीं। मैं अपने माँ बाप से जो थोड़ा बहुत प्यार करता भी था अब तो वह भी नहीं करता हूँ। मुझे बस इस राज्य से ही प्यार है, कुछ ना कुछ करके किस राज्य को अपने अधीन करना ही होगा, चाहे इसके लिए फिर मुझे अपने माँ बाप को मारना ही क्यों ना पड़े। उसकी यह बात सुनकर जब सम्राट ने उसके पास जाकर उसको देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि देव था। उसने कुछ सोचा, फिर वह देव की तरफ बढ़ने लगा और उसके पास पहुंचकर उसने उससे कहा क्या हुआ देव? देव एकदम से हैरान हो गया, भूल गई ना तुम्हें, वह तो तुमसे बचपन से ही प्यार नहीं करते हैं, वह बस अपने छोटे बेटे से ही प्यार करते हैं, तुमसे ज्यादा तो किसी कुत्ते को भी प्यार कर ले। उसकी तरफ देखकर देव ने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो हमारे दुश्मन हो ना। अब सम्राट ने कहा दुश्मन था अभी भी हूं, पर लेकिन पवित्र राज्य का तुम्हारा नहीं। मैंने सुनी तुम्हारी बातें, अगर तुम मुझ से हाथ मिला लेते हो तो हम दोनों मिलकर इस राज्य में राज करेंगे। और रही बात तुम्हारे माँ बाप और अभिमन्यु को मारने की तो उसमें भी मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। कुछ देर सोचने के बाद फिर से सम्राट ने कहा क्या कहते हो? अगर तुम मुझसे साथ मिला लोगे तो इससे तुम्हारा फायदा ही होगा, क्योंकि तुम काली शक्तियों के मालिक हो और तुम्हारे बारे में सब जानते हैं कि तुम एक शैतान हो, इस वजह से तुमसे कोई प्यार नहीं करता है। परंतु अगर तुमने इस राज्य में कब्जा कर लिया तो सब तुम्हारी ही पूजा करेंगे, फिर सब तूफान के बेटे की ही पूजा करने लगेंगे। एपिसोड 5 राज्य में आक्रमण। ये बात सुनकर कि सब उसकी से पूजा करेंगे तो जैसे देव का दिल ही खुश हो गया हो। फिर देव ने गलत का साथ दिया और उससे हाथ मिला लिया। हाथ मिलाने के बाद सम्राट ने हंसते हुए कहा अब होगा ना हमारा ही राज पवित्र राज्य पे भी, हा हा हा। देव ने उससे पूछा मुझे क्या करना होगा? तब उसने कहा कुछ समय इंतजार करो। तो उस पर देव ने कहा मैं इंतजार नहीं कर सकता, मुझे जल्द से जल्द उस राज्य पर कब्जा करना है और अभिमन्यु को जान से खत्म कर देना चाहता हूँ मैं, और वेदिका से शादी भी मैं करूंगा। उसकी बात सुनकर सम्राट ने कहा हमें एक ऐसा खेल रचना होगा जिसमें तुम्हारा अभिमन्यु फंस सके, क्योंकि तुम्हें भी पता है और मुझे भी उसके पास जो मायावी तलवार है वह कोई मामूली तलवार नहीं, और तलवार की मदद से तो वह पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। देव ने पूछा मतलब? उसका मतलब बताते हुए सम्राट ने कहा उसका मतलब यह है कि वह जो तलवार अभिमन्यु के पास है वह कोई आम तलवार नहीं, वह वैरागी की तलवार है। वैरागी की तलवार मतलब? देव ने हैरानी से पूछा मतलब ये कि वह तलवार किसी मामूली युद्ध की नहीं बल्कि इस धरती के क्रीम सबसे महान योद्धाओं में से एक वैरागी की तलवार है। उस तलवार के सामने कोई भी हथियार आ जाए तो वह तलवार होशियार की शक्तियों को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है।
उस तलवार में इतनी शक्ति है कि वह चाहे तो एक बार में ही तुम जैसे 1000 योद्धाओं को करोड़ टुकड़ों में काट के रख सकती है। उसकी यह बात सुनकर देव डर गया। फिर उसने कहा, अगर हमें उसे हराना है तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें उसकी उस तलवार को उससे अलग करना होगा। तब देव कहता है, अरे वह अपनी तलवार को किसी भी समय नहीं छोड़ता, जब भी कहीं बाहर जाता है अपने साथ ही उस तलवार को लेकर जाता है। तो उसने, मैं क्या करूं, तुम्हें कुछ भी करके उसकी तलवार को उससे अलग करना ही होगा, क्योंकि यह एक ऐसी तलवार है जो जिसे एक बार अपना स्वामी मान ले, मरने के बाद भी उसकी सेवा करती है, समझे तुम। उसकी बात सुनकर देव ने कहा, ठीक है, पर लेकिन अभिमन्यु को खत्म करने से ही थोड़ी ना सब कुछ हो जाएगा। अगर हमें राज करना है तो हमें अशोक और राज्य के सभी महान योद्धाओं को भी खत्म करना होगा जो कि पवित्र राज्य के लिए काम करते हैं। वह मैं संभाल लूंगा, उसके लिए मेरे दिमाग में कुछ है। देव ने पूछा, जल्दी बताओ। तब उस सम्राट ने कहा, हम एक बार फिर से चारों तरफ से पवित्र राज्य पर हमला करवाएंगे और इस बार हम अपनी पूरी जी जान लगा देंगे, पर लेकिन सारे सैनिकों को खत्म कर देंगे और इसी के साथ हम एक और राज्य पर हमला करेंगे। देव ने पूछा, वह कौन सा राज्य होगा? तब उस सम्राट ने कहा, वह कोई और राज्य नहीं, अभिमन्यु की होने वाली पत्नी यानी कि वेदिका के पिता का राज्य होगा। फिर देव ने पूछा, पर लेकिन क्यों? क्योंकि अगर हमें अभिमन्यु से उसकी तलवार अलग करवानी है तो हमें उसके लिए वेदिका की भी जरूरत होगी। और एक बात, वह जो तलवार भी मन्नु के पास है वह अपने स्वामी के दुश्मन को अपना दुश्मन मानती है और अभिमन्यु को हम दोनों में से तो कोई भी नहीं मार सकता, वरना वह तलवार हमें मार देगी, इसलिए हम उसमें भी वेदिका की मदद लेंगे। देव ने बोला, लेकिन कैसे? तब सम्राट ने कहा, उसके लिए हमें पहले उसके पिता को बंदी बनाना होगा। फिर भी वह अभिमन्यु को मारने के लिए तैयार हो गए। इससे तुम पर भी अपने छोटे भाई को मारने का पाप नहीं लगेगा और दिव्य पुरुष को मारने का पाप भी नहीं लगेगा और वह सारा पाप भी वेदिका को ही लगेगा। सम्राट की यह योजना सुनकर तो मानो देव फूला नहीं समाया और उसने सम्राट को कसकर गले लगा लिया और कहा, चलो, इस दुनिया में कोई तो है जो मेरी कद्र करता है। और फिर सम्राट और देव एक साथ सम्राट के ही महल में चले गए और वहां पर जाकर सेना बनाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने पहले वेदिका के राज्य पर हमला करने के लिए सेना तैयार की और फिर पवित्र राज्य पर हमला करने के लिए सेना तैयार की और फिर कुछ दिन बाद देव के नेतृत्व में वह सेना वेदिका के राज्य पर हमला करने निकल पड़े। उनका राज्य ज्यादा बड़ा भी नहीं था, वह एक छोटा राज्य था। उसकी सेना ज्यादा देर तक देव की सेना के सामने टिक नहीं पाए और सारे के सारे सैनिक मारे गए। फिर कुछ समय के अंदर ही देव राजमहल में पहुंच गया और उसे देखकर तो राजमहल जैसे खिल ही गया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह वेदिका के होने वाले पति का बड़ा भाई है। इसलिए उन्होंने उसे आदर सम्मान से अंदर लाने का आदेश दिया, परंतु उन्हें नहीं पता था कि देव तो वहां पर उन्हें खत्म करने की आया है। और जैसे ही देव राजमहल के अंदर पहुंचा, उसने अपनी काली शक्ति का मंत्र पढ़ा और उसके एक मंत्र पढ़ते ही पूरे के पूरे राजमहल में अंधेरा हो गया। राजमहल के अंदर जितने भी मनुष्य थे सब मर गए, यहाँ तक कि वहां का सम्राट भी मर गया, परंतु महल में वेदिका नहीं थी। देव को लगा कि वह अभिमन्यु से ही मिलने गई होगी। फिर उसने सम्राट के शरीर को उठाया और बाहर की ओर चल पड़ा। वह बाहर की तरफ जा ही रहा था, उसे वहां पर वेदिका दिखाए और वेदिका की आंख में आंसू थे। वह वहीं पर गिर गई और जोर जोर से रोने लगी, पर लेकिन देव ने उससे कुछ नहीं कहा और वहां से चुपचाप निकल गया। फिर जैसे ही वह सबको लेकर दूसरे सम्राट के पास पहुंचा, सम्राट बहुत खुश हुआ। उसने कहा, शाबाश देव, तुमने हमारी जीत का पहला चरण पार कर लिया है, अब बारी है दूसरे चरण की। अब हमें राजमहल पर हमला करना होगा। फिर 2 दिन बाद सारी की सारी सेनाएं चारों तरफ से पवित्र राज्य पर हमला करने के लिए चली गई। इसी बीच पवित्र राज्य के भी महान योद्धा और सैनिक उनसे लड़ने गए, परंतु इस बार लड़ाई में कोई ऐसा था जो उनका साथ नहीं दे रहा था और वह था देव। परंतु देव उनका दुश्मन बनकर इस बार मैदान में आया था और उसने जैसी ही अपने काली शक्तियों के मंत्र पढ़ना शुरू की है, मंत्रों की आवाज से योद्धाओं के सब जमीन पर गिरने लगे। सभी योद्धा हैरान हो गए, ये कौन सी शक्ति है जो इतनी आसानी से योद्धा को मार दे रही है। उसके सामने जितने भी योद्धा आ रहे थे पल भर में रात में तब्दील होते जा रहे थे। फिर धीरे धीरे करते पवित्र राज्य की सभी सेना खत्म होने लगी। जब ये बात सम्राट अशोक को पता चली, वह दौड़े दौड़े गए और उन्होंने अपना कवच पहना, अपनी पुश्तैनी तलवार ली, वह युद्ध करने चले गए। अब वह देव के सामने खड़े हुए थे, परंतु देव ने अपने चेहरे पर मुखौटे और एक अलग ही किस्म का कवच पहना हुआ था, तो सम्राट उसे पहचान नहीं सके। फिर जैसे ही सम्राट ने उस पर वार किया, देव वहां से दूर हट गया, परंतु तलवार सीधे उसके कवच में जा लगी, जिस की टक्कर से कवच में भी छेद हो गया और उस योद्धा की बाजू जख्मी हो गई। तभी सम्राट ने उसके मुंह में एक मुक्का मारा और वह मिलो दूर जाकर गिरा। अपने पिता की इतनी ताकत देखकर वह हैरान हो गया था, परंतु उसी समय सम्राट के ऊपर हजारों की संख्या में योद्धाओं ने हमला कर दिया और उन्हें जख्मी
कर दिया, परंतु एक सुनहरी परछाई आई, उसने सम्राट को पकड़ा और हवा में उड़ गई। वह परछाई और किसी के नहीं बल्कि हमारी अभिमन्यु की थी। हवा में उड़ते उड़ते ही सम्राट ने उसे पहचान लिया था और कहा, अभिमन्यु तुम? तब उसने कहा, जी पिता जी। और फिर कुछ ही देर में वह अशोक को लेकर राजमहल पहुंच गया और उन्हें उपचार के लिए वेदों के पास छोड़ दिया। वहीं पर जख्मी पड़े देव को सम्राट ने उठाया और अपने महल ले गए और उसका उपचार करने लगे। जैसे ही देव ठीक हुआ, खड़ा हुआ और उसने कहा, अशोक, ये तूने मेरे साथ ठीक नहीं किया। तूने मेरी बाजू काटने की हिम्मत की, मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। फिर युद्ध खत्म हो गया। रात हो चुकी थी, घना अंधेरा छा गया था, बहुत तेज बारिश होने लगी। यह संकेत था तूफान के बेटे के आने का। उसने आज अपना तूफान का रूप ले लिया था। वह खून का प्यासा दरिंदा राक्षस बन चुका था। वह था देव, उसका नाम देव था, परंतु अब वह एक नीच दानव बन चुका था। हवा में उड़ते उड़ते देव को अपना राजमहल दिखा और वह टक से नीचे आ गया और अपना पुराना स्वरूप लिया और महल के अंदर जाने लगा। महल में आता उसको उसकी माँ ने देख पूछा, बेटा तू कहाँ था? उसने कहा, गया था। माँ ने पूछा, कहाँ? तब देव ने कहा, तुम्हारी चिता के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने। और तभी देव ने एक झटके में तलवार निकालकर अपनी माँ का गला धड़ से अलग कर दिया। उस दृश्य को देखकर है सभी दास दासी डर गए। एपिसोड 6। क्या मर गया अभिमन्यु? रानी की ऐसी भयानक मौत देखकर अब उनको अपनी जान का डर सता रहा था। फिर जैसे ही देव ने अपना एक हाथ उठाया, उसके हाथ से प्रकाश निकला, ठीक है जाकर दास और दोषियों पर लगा और एक झटके में उनकी मौत हो गई। फिर उनको मारने के बाद भी अपने पिता की कक्ष में चला। फिर जैसे ही वह अपने पिता के कक्ष में पहुंचा, उसके पिता ने उसको जब देखा तब उनकी आंखें भर आए और उन्होंने कहा, बेटा देव, तुम आ गए, कहाँ थे तुम? तब देव ने कहा, आपके जाने का टाइम आ गया है। सम्राट ने पूछा, मतलब कि अब तुम्हारा मरने का समय आ गया है? तभी सम्राट अचानक से खड़ा हुआ और देव की तरफ बढ़ा, परंतु देव ने उसे धक्का दिया और खिड़की के पास उसको जाकर पकड़ लिया और फिर पीछे से अशोक की पीठ में तलवार घुसा दी। अशोक जोर से किराया, तूने जो मेरे साथ किया है वह अच्छा नहीं किया। देख लेना, एक दिन इसका बदला तुझसे किया जाएगा। तू अपनी मौत मांगेगा पर तुझे मौत नहीं मिलेगी, तुझे तड़प तड़प मरना पड़ेगा। यह मेरा श्राप है। इतना कहकर सम्राट की मौत हो गई और फिर देव ने उसे खिड़की से धक्का देकर नीचे गिरा दिया और फिर खुद भी वहां से उठकर चला गया। फिर अगले दिन सुबह अभिमन्यु ने अपनी माँ के सबको देखा, उसे बहुत गहरा सदमा लगा और उसे उस पर बहुत गुस्सा आया। उसकी माँ के सब के साथ साथ वहां पर बहुत से नौकर और दास दासियों के सब भी पड़े हुए थे। फिर जैसे ही अभिमन्यु के सामने उसके पिता का सब आया, वह जोर जोर से रोने लगा, चीखने लगा, इधर उधर अपना सर मारने लगा। उसने कहा, ये किसने किया है? कौन है? मेरे सामने आओ। अभी एक द्वारपाल ने उसके पास आकर कहा, इन्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा सगा भाई देव है। ये बात सुनकर अभिमन्यु को झटका सा लगा। उसने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, वह ऐसा क्यों करेगा? तब द्वारपाल ने कहा, ऐसा उसी नहीं किया है राजकुमार, हमने अपनी आंखों से देखा है। फिर देखते ही देखते अभिमन्यु की आंखों में भी खून बढ़ गया। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा कि तभी उसके सामने एक दूता गया। उसने अभिमन्यु के हाथ में एक चिट्ठी पकड़ाई और वहां से चला गया। अभिमन्यु ने जोश जोश में उस चिट्ठी को खोला और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, सुनो अभिमन्यु, मैं तुम्हारी वेदिका बोल रही हूँ, सब कुछ खत्म हो गया। उसने मेरे पिता को मार दिया, मेरे राज्य के सभी महान योद्धा तक को भी एक पल में मार दिया। वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा सगा भाई देव था। क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? अगर आ सकते हो तो आकाश कक्ष के दूसरी तरफ जो झरना बहता है वहां पर आकर मुझसे मिलना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वह चिट्ठी इतने में खत्म हो गई थी। अभिमन्यु को अब उनकी चिंता सताने लगी थी, जब उसके साथ थे उनकी नहीं जो खत्म हो चुके थे। अभिमन्यु जल्दी से उस पते पर चल दिया। फिर जब कुछ देर बाद वह वहां पहुंचा तब उसने देखा कि उसके सामने एक लड़की खड़ी हुई थी। उस सुंदर रचना वाली जगह पर वो लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। फिर अभिमन्यु उसकी तरफ बढ़ा। अभिमन्यु जैसे ही उसके पास पहुंचा, वह उसे छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने ही वाला था कि तभी पीछे से किसी ने उसकी पीठ में तलवार घुसा डाली। अभिमन्यु जोर से चिल्लाया और फिर जिसने उसकी पीठ में तलवार डाली थी उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी ही रह गई। वह कोई और नहीं बल्कि वेदिका थी। अभिमन्यु की कहानी भी वही खत्म हो गई थी। आसमानों में जोर जोर से बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे और बहुत तेज आंधी तूफान चलने लगा। आज जिसकी मौत हुई थी उसकी कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, उसकी कहानी इसी और धरती में खत्म नहीं होती है। कुछ समय बाद जब 9 ग्रह एक साथ मिलते हैं तब उनसे एक प्रकाश निकलता है और सीधा हमारी धरती में समा जाता है और एक माँ की कोख में धारण हो जाता है। सब कुछ बदल चुका था। उस अभिमन्यु की आत्मा जो किसी और ग्रह में मरा था वह अब हमारे पृथ्वी ग्रह में चली जाती है और एक गर्भवती महिला की कोख में चली जाती है। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ गई थी। वह औरत जिसके पेट में बच्चा था वह मुंबई के एक शहर में रहती थी। उसके पति पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर थे। उनका पहले से ही एक लड़का था। उस औरत को गर्भ धारण किए हुए अभी तक पूरे 6 महीने हो चुके थे। आज अचानक से ही उसे पेट में दर्द हो रहा था और फिर उसके पति ने उसे अस्पताल में ले जाकर एडमिट करवा दिया था। बरसात का मौसम भी चल रहा था। उसके पति ने पुलिस स्टेशन में कॉल करके कह दिया था कि आज वह किसी भी हालत में वहां नहीं आ सकता।
क्योंकि उसकी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है। उसकी बात सुनकर बड़े अफसर ने कहा, कोई बात नहीं, तुम उनका ख्याल रखना, मैं तुम्हें आधे महीने की छुट्टी देता हूँ। फिर कुछ समय के बाद उस औरत को बच्चा हो जाता है। जब बाद में डॉक्टर उसके पति को ये बात बताता है, तब उसका पति पूछता है कि बेटा हुआ है या बेटी। कल डॉक्टर हंसते हुए कहते हैं, जी जी बेटा हुआ है। डॉक्टर की आवाज सुनकर तो उसे बहुत खुशी हुई। उसकी चाहत तो बेटी की थी, परंतु बेटा होना भी उसके लिए कोई बुरी बात नहीं थी। उसने खुशी खुशी डॉक्टर से कहा, और मेरी पत्नी अब कैसी है? डॉक्टर ने कहा, वह भी बिल्कुल ठीक है, क्या मैं भी उनसे मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा, जी जरूर। डॉक्टर की बात सुनकर वह अपनी पत्नी के कमरे में गया। कमरे में जाते ही उसने अपनी पत्नी को देखा और फिर उसके साइड में ही रो रहे एक बच्चे को देखा। अभी वहां पर नर्स उस बच्चे को चुप करवा रही थी। फिर कुछ देर के बाद जब वह बच्चा सो गया, तब उसके पिता ने उसे अपने हाथ में उठा लिया और कहा, चलो, देने वाला ऊपर वाला है, हमें तो बस आंखें बंद करके लेना ही है। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई और फिर वे दोनों अपने बच्चे के साथ घर पहुंच गए। उनके घर में उनके सिवा दादा और दादी भी थे, जो कि अपने बड़े पोते का ख्याल रखने के लिए वहां पर थे। उनका बड़ा पोता भी अभी बस 4 साल का ही था। उसके दादाजी भी इंडियन आर्मी से लेफ्टिनेंट रिटायर आए थे। उनका घर भी बहुत बड़ा था, क्योंकि वह घर बनाने के लिए दादाजी ने बहुत मेहनत की थी और उनके पिता भी एक बहुत बड़े अफसर रह चुके थे। अपने बेटे को घर में आता देख वे दोनों जल्दी से उनके पास गए और दादाजी ने अपने पोते को अपने हाथों में पकड़ा और दादी अपनी बहू को कमरे में ले गई। फिर 7 दिन बाद उनके बेटे का नामकरण वाला दिन आया। फिर सारी रस्में करने के बाद उन्हें पंडित ने बताया कि इस बालक का नाम आप अगर असे रखते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि इसकी जो कुंडली मैंने बनाई है उसके हिसाब से अगर इसका नाम असे रखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। एपिसोड 7, आदित्य का एडमिशन। पंडित जी की बात सुनकर दादी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम इसका नाम और से ही रखेंगे। तब सभी घरवाले सोचने लगे कि और से क्या रखें। तभी पंडित ने कहा, थोड़ा जल्दी कीजिए, मुहूर्त निकल रहा है। सब लोग जल्दी जल्दी सोचने लगे। अभी एक लड़के ने कहा, इसका नाम आदित्य रख दो। तब दादी ने भी उसकी बात में हाँ करते हुए कहा, हाँ ये नाम भी अच्छा है। और फिर दादा ने भी उसका नाम आदित्य ही रखने को कहा। फिर उसका नाम आदित्य रख दिया। फिर कुछ समय बाद अब आदित्य 3 साल का हो चुका था। वह बोलना और चलना सीख चुका था। अब उसका एडमिशन स्कूल में करवाना था। उसके मम्मी पापा सोच रहे थे उसका एडमिशन की स्कूल में करवाएं, उसके बड़े भाई किसी स्कूल में या किसी अलग स्कूल में। तब उसके दादा ने कहा, अरे इसे भी बड़े के साथ ही डाल दो, दोनों को एक दूसरे का सहारा भी होगा और स्कूल की पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। उनके कहने पर आदित्य के माता पिता उसे स्कूल लेकर चले गए। फिर वहां पर उन्होंने एक फॉर्म भरा जिसमें उसका नाम आदित्य शर्मा लिखा और फिर उस फॉर्म को लेकर मैं स्कूल के प्रधानाचार्य के पास चले गए। वहां पर प्रधानाचार्य ने आदित्य का टेस्ट लेने को कहा और उसे पहले एक अंग्रेजी का चार्ट पकड़ा आते हुए कहा, इसमें जो शब्द लिखे हुए हैं उन्हें बोलो। तब उस चार्ट को पकड़कर आदित्य की माँ ने उससे कहा, बेटा इन्हें पढ़ो। तब आदित्य ने चार्ट को देखकर पहला अक्षर जोड़ने की कोशिश की, उसमें लिखा था फिश। तब उसने कहा, फिश, और इसका मतलब क्या होता है? उसकी माँ ने पूछा। तब उसने कहा, मछली, जल की रानी। फिर उसने दूसरे अक्षर को जोड़ने के लिए उसे पढ़ना शुरू किया, काऊ, इसका मतलब होता है गाय जो हमें दूध देती हैं। फिर उसने तीसरा अक्षर जोड़ा और उसका भी सही उत्तर दे दिया, क्योंकि दादा दादी के साथ रहकर उसने बहुत सी चीजें सीख ली थी। उसे अब हिंदी, अंग्रेजी और अंकों का ज्ञान पहले से ही था। प्रधानाचार्य ने भी उसे एडमिशन दी और अगले दिन से स्कूल में आने को कहा। फिर माँ उसे लेकर चली गई और उसके पिता स्कूल से ही अपने ऑफिस के लिए चले गए। फिर अगले दिन सुबह वह अपने भाई के साथ तैयार हुआ और खुशी खुशी उसी के साथ स्कूल बस में स्कूल चला गया। अब उसका बड़ा भाई भी 7 साल का हो चुका था। उसका नाम साहिल था। तब छोटे भाई ने अपने बड़े भाई से पूछा, भैया भैया क्या आप मेरे साथ ही रहोगे? तब उसके बड़े भाई ने कहा, छोटे भैया मैं अपनी कक्षा में पढ़ लूंगा और आप अपनी, परंतु हम शाम के टाइम छुट्टी के बाद फिर से एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। फिर कुछ ही देर में वे दोनों स्कूल पहुंच गए। स्कूल के अंदर जाते ही एक अध्यापक ने साहिल को उसके छोटे भाई के साथ आते हुए देख उससे पूछा, साहिल ये छोटा बच्चा जो तुम्हारे साथ है वह कौन है? तब साहिल ने कहा, गुड मॉर्निंग सर। सर यह मेरा छोटा भाई है। तब उस अध्यापक ने कहा, न्यू एडमिशन है क्या? तब उसने कहा, यस सर। तब उसने कहा, अच्छा तो तुम अपनी कक्षा में जाओ, मैं इसे अपने साथ नर्सरी क्लास में ले जाता हूं। और कुछ देर बाद वह अध्यापक उसे अपने साथ कक्षा में ले जाता है और कक्षा में जाते ही आदित्य देखता है कि वहां पर बहुत सारे बच्चे थे जो कि बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला में जा रहे थे। कोई बेंच पर चढ़ा हुआ था तो कोई जमीन पर बैठा था। फिर अध्यापक ने जोर से कहा, सभी बच्चे चुपचाप अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ, देखो तुम्हारा एक नया दोस्त आया है, इसका नाम आदित्य है, तुम इसका ध्यान रखना। तब एक लड़के ने उनके पास आकर कहा, क्यों नहीं सर, मैं रख लूंगा ना इसका ध्यान। फिर उसने आदित्य से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तब आदित्य ने शांति से कहा, मेरा नाम आदित्य है। और आपका नाम क्या है? तब उसने कहा, मेरा नाम भी ऐसे है। अंकुश, चलो ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक साथ बैठते हैं, यहाँ पर सारे बच्चे बहुत शरारती हैं, तुम उनसे बचकर रहना। तब हंसते हुए अध्यापक ने कहा, अरे तुम क्या कम शरारती हो?
फिर कुछ देर बाद कक्षा शुरू हो गई और अध्यापक उन्हें अंग्रेजी के अल्फाबेट्स पढ़ाने लगे। कुछ देर बाद आदित्य की बारी आई और उसने सारे के सारे अल्फाबेट्स अध्यापक को सुना दिए। अंकुश ने उससे कहा, अरे भाई तुम्हें तो सब कुछ आता है, तुम तो डॉन हो। अंकुश किस बात पर? आदित्य हंसने लगा। तब कुछ नहीं कहा, क्या तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बनोगे? तब आदित्य ने अपनी सबसे छोटी उंगली को उसे दिखाते हुए कहा, बेस्ट फ्रेंड। और उसकी उंगली देख अंकुश ने भी उससे अपनी छोटी उंगली मिला ली और कहा, आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स। फिर उस कक्षा के खत्म होने के बाद हिंदी की कक्षा लगी और उस कक्षा में भी वही अध्यापक थे। फिर उन्होंने सभी बच्चों से कहा, चलो बच्चों अपनी हिंदी की नोटबुक निकाल लो। उनके कहने पर सभी बच्चों ने अपनी किताबें और नोटबुक निकाली। क्योंकि वह बच्चे आदित्य से पहले से उस कक्षा में दाखिला ले चुके थे तो उन्हें अब इतना तो पता चल ही चुका था। फिर अंकुश ने आदित्य के बैग से उसकी हिंदी के लिए लगाई हुई नोटबुक निकाली और उसे थमा दी। फिर अध्यापक ने ब्लैक बोर्ड पर आई लिखवाना शुरू कर दिया और कहा, सब मेरे पीछे इसे सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी लिखते जाओ। फिर अध्यापक के साथ वे सब भी लिखते गए और फिर उनकी वह कक्षा भी समाप्त हो गई और फिर एक बेल बजी जिसके बाद अध्यापक कक्षा से बाहर निकल गए। और फिर अंकुश ने आदित्य से कहा, चलो लंच टाइम हो गया, अब हाथ धोकर खाना खाते हैं। और अंकुश ने आदित्य से ये भी पूछा कि क्या तुम खाना लाए हो, और अगर नहीं लाए हो तो मेरे साथ ही खा लेना। उसकी बात का जवाब देते हुए आदित्य ने कहा, नहीं, मेरी मम्मी ने मेरे लिए नए लंच बॉक्स में खाना दिया है। फिर भी दोनों हाथ धोने के लिए कक्षा से बाहर निकल कर गए और उन दोनों ने अपने हाथ धोए और फिर वापस से कक्षा में आकर बैठ गए। फिर उन दोनों ने अपने खाने के डिब्बे निकाले। आदित्य ने अंकुश को कहा, ये क्या पिंक बॉक्स? अरे इसमें तो लड़कियां खाना खाती है। तब अंकुश ने शर्माते हुए कहा, ये तो मेरी मम्मी ने मुझे दे दिया, वरना मेरे पापा तो मुझे नया लंच बॉक्स ला कर दे देते। एपिसोड 8, अंकुश और आदित्य की दोस्ती। फिर अंकुश ने उससे पूछा, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? तो उसने कहा, मेरे पापा तो पुलिस हैं। और तुम्हारे पापा? तब उसने भी कहा, मेरे पापा भी ऑफिस में काम करते हैं। फिर कुछ देर बाद उन दोनों ने अपना खाना खाना शुरू भी किया था कि तभी वहां पर 2-3 लड़के बहुत चाहते हैं और अंकुश का लंच बॉक्स उठाकर खुद खाने लगते हैं और कहते हैं, तुझे पता है ना कि मैं ही यहाँ का राजा हूँ और सबसे पहले राजा को ही खाना खिलाया जाता है। तब अंकुश ने उससे कहा, अगर तूने मेरा टिफिन नहीं दिया तो मैं मास्टर जी को तेरी शिकायत कर दूंगा। उस समय के बच्चे उम्र में तो छोटे थे परंतु उनका दिमाग बहुत तेज होता था। फिर उसकी बात सुनकर उस लड़के ने कहा, जा बोल दे। और फिर जैसे ही अंकुश खड़ा हुआ उसने अंकुश को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और फिर आदित्य की तरफ देखकर कहा, अरे तुम कौन हो और आपने राजा का सामान क्यों नहीं कर रहे? तब क्या खड़ा हुआ और उसने जोर से थप्पड़ उसे जड़ दिया और फिर अंकुश को उठाते हुए कहा, ये ले राजा। तभी वह लड़का रोने लगा। उस लड़के को रोता देख पूरी क्लास उस पर हंसने लगी। फिर उसने अंकुश से कहा, चलो अब खाना खाते हैं। फिर उन दोनों ने खाना खाया और फिर चुपचाप बैठकर इधर उधर देखने लगे। उस समय उस लड़के ने जो अपने आप को राजा कह रहा था अपने मास्टर से शिकायत कर दी थी और कहा था, उस लड़के ने मुझे माला। टीचर उनके उसकी बात सुनकर कहने लगे, जरूर तुमने ही कोई शरारत की होगी मोंटी, क्योंकि तुम कभी भी एक अच्छे स्टूडेंट की तरह नहीं करते हो। अगर अगली बार तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हें एक साथ पूरे 1000 बार ABCD लिखने को दूंगा। मास्टर की बात सुनकर मोंटी डर गया। फिर उसने कहा, ओके सर। फिर वह भी अपनी क्लास में चला गया। मोंटी क्लास का एक बिगड़ा हुआ लड़का था क्योंकि उसके पापा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे तो पूरे क्लास में अपना ही राज चलाता था। उस विचारों को भी अभी इतनी अक्ल नहीं थी, परंतु जब से देखते हैं उसे थप्पड़ मारा था। पूरी क्लास आदित्य से दोस्ती करना चाहती थी। आदित्य ने और भी बहुत से नए दोस्त बनाए और फिर देखते ही देखते 3 बज गए और सभी बच्चे क्लास से बाहर निकलने लगे। तभी आदित्य का बड़ा भाई भी बाहर आ गया और उसकी कक्षा की तरफ जाने लगा, परंतु उसे उसके टीचर के साथ बाहर आता हुआ देख साहिल फिर वही रुक गया और फिर टीचर ने उसे उसके बड़े भाई के साथ स्कूल बस में चढ़ा दिया। फिर कुछ देर बाद बस चल पड़ी। फिर कुछ ही समय में वह उनके घर के बाहर। तभी उनकी मम्मी ने उस बस को देखकर कहा, अरे आज तो मैं भूल ही गई थी कि आदित्य भी स्कूल गया है। कि कुछ देर में बस के ही एक बड़े लड़के ने उन दोनों को बस से बाहर निकाल दिया। फिर कहा, जाओ अपने घर जाओ। फिर वह दरवाजा बंद करके बस चली गई और साहिल अपने छोटे भाई का हाथ पकड़कर घर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसकी माँ ने पहले अभिमन्यु को गले लगाया और कहा, तो आज चाहिए आए तुम स्कूल? फिर उसने साहिल को भी गले लगाया और सुबह से तुम्हें परेशान तो नहीं किया? तब साहिल ने कहा, नहीं मम्मा, नहीं किया। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ साल बाद, अरे भाई तू मारवाएगा क्या? अबे भाई तू पक्का मरवा देगा। एक तो तूने आज सुबह आने में ही देर कर दी और अब तू इतना तेज साइकिल चला रहा है कि ऊपर से फट रही है। अबे भाई कंट्रोल करना। कुछ देर चला तो रहा हूं, तू देख लेना। आज तो मैं कैसे भी करके स्कूल पहुंचा कर ही रहूंगा और हमें क्लास के बाहर नहीं करना पड़ेगा। ये दोनों और कहीं और नहीं बल्कि अंकुश और आदित्य थे। अबे दोनों 10th क्लास में हो चुके थे और वह अभी तक एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड से उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी। उसकी वजह यह भी थी कि अब अंकुश जिस घर
मैं रहता था वह घर आदित्य के घर के साथ ही था, इसी वजह से और दोनों और की ज्यादा पक्के दोस्त बन चुके थे। फुल स्पीड में साइकिल चलाता हुआ अरे क्या कुछ देर में स्कूल पहुंच जाता है। जैसी गेट की तरफ देखता है वह जोर से ब्रेक लगाता है। उसके ब्रेक लगाने से अंकुश गिरते गिरते बचता है और वे दोनों देखते हैं कि आज भी स्कूल का गेट बंद हो चुका है। फिर वह दोनों अपनी साइकिल बाहर ही लगाते हैं, उसमें लोग लगाते हैं और गेट के पास जाकर कहते हैं, बहादुर अंकल लो पकड़ो आपके 50 रुपए और हमको अंदर जाने दो। तब बहादुर कहता है, तुम दोनों का ये रोज का ड्रामा हो चुका है, अगर अगली बार तुम लेट आए तो मैं 50 की जगह पूरे 1000 रुपए लूंगा। की बात सुनकर आदित्य ने कहा, नहीं बहादुर काका, अगली बार से हम लेट नहीं होंगे। फिर वह दोनों जल्दी से अंदर चले गए और अपनी क्लास की ओर भागने लगे। जैसे ही वह अपनी क्लास में घुसने ही वाले थे कि तभी एक जोर से आवाज आई, देखिए आ गए हैं महानुभाव, नालायकों के नालायक, धरती पर बोझ। उनकी बात सुनकर वह दोनों वहीं पर रुक गए। जिसने यह बात कही थी वह कोई और नहीं, उनकी क्लास का इंचार्ज मिस्टर राजीव था। आदित्य ने अंकुश के कान में धीरे से कहा, अबे इसमें कहाँ से देख लिया हमें, आप तो यह हमारी पूरी क्लास लेकर रहेगा। अरे ये हमारी क्लास नहीं देगा आदित्य, आज भी हमें क्लास से बाहर निकाल देगा तो अच्छा ही है, कम से कम इसके सुबह सुबह के पकाओ और बिकाओ लेक्चरों से तो बच जाएंगे, आदित्य ने कहा। फिर राजीव ने उन दोनों से कहा, आज तुम लोग किस वजह से लेट हुए। तब अंकुश ने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, सर मैं और यह एक साथ ही आते हैं, इस महीने साइकिल चलाने की बारी की थी सर, आज इसकी वजह से ही मैं भी लेट हुआ आज। अरे तुम तो पिछले एक हफ्ते से ही सबसे आखिर में स्कूल पहुंचते हो, वैसे ही तुम दोनों डफर हो, नालायक हो, अपने माँ बाप का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो। आदित्य को उनकी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उस क्लास में बहुत सुंदर हो अच्छी अच्छी लड़कियां भी पढ़ती थी, उनमें से कुछ तो उसकी क्रश भी थी। उनके सामने अपनी बेइज्जती आदित्य को पसंद नहीं थी, दिखने में तो वह भी बहुत सुंदर था और हम कुछ भी, परंतु उनके डफर होने की वजह से कोई भी लड़की उनसे ज्यादा देर तक बात करना नहीं पसंद करती थी। फिर आदित्य ने अपना बैग रखा और बाहर की ओर चल दिया। तब राजीव ने पूछा, अभी वह गधे अब कहाँ जा रहा है। तब उसने राजीव की बात का जवाब देते हुए कहा, सर बाहर जा रहा हूँ, मैंने तुझे कहा बाहर जाने को सर, आप हर रोज ही तो बाहर भेज देते हो, तो आज कौन सी नई बात है। तब उसने कहा, गधे जिंदगी भर बाहर ही रहेगा तो थोड़ा बहुत पढ़ना होगा, वह भी नहीं पढ़ पाएगा, जा जाकर अपनी सीट पर बैठ। फिर उसने अंकुश की ओर देखते हुए कहा, बच्चू तू किसी अलग सी दुनिया में रहता है, इस जैसे लोग सुबह सोकर जल्दी नहीं उठते हैं, तुम जैसे लोग जल्दी उठकर भी स्कूल नहीं पहुंचते हो, तेरी जिंदगी तो एक ही बर्बाद कर देगा, जा जाकर अपनी सीट पर बैठ। फिर उसने कहा, चलो दोनों अपनी किताबें निकालो। वो दोनों अभी भी एक साथ ही बैठे थे। एपिसोड 9, स्कूल का बोरिंग दिन। पर कुछ चैप्टर रीड करने के बाद जब वह बोलता है, चलो चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, अब जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है उसका सवालों के आंसर देना। उसकी बात सुनकर अंकुश और आदित्य की तो हवाएं उड़ने लगी। वह दोनों सबसे लास्ट बेंच पर बैठे हुए थे और हमेशा ही पढ़ाई की जगह अपना ध्यान इधर उधर और कभी कभी सोने में फिर लगाते थे। फिर टीचर ने उनसे क्वेश्चन पूछा, और घर वह पीछे वालों, प्रभु जी आपको क्या कोई निमंत्रण देना पड़ेगा खंड जाने के लिए। और फिर उसने कहा, आदित्य तुम बताओ, क्या बताओ सर। तब उसने कहा, अपना हाल चाल बढ़िया हूं, आप बताओ। ये बताता हूं कि अगले 20 साल तक तुम दोनों इसी क्लास में रहोगे, क्योंकि अगर तुम्हें भी नहीं आता है तो उस दूसरे वाले को क्या आएगा। अब दोनों खड़े हो जाओ और क्लास से बाहर निकल जाओ। उसकी बात सुनकर दोनों क्लास से बाहर निकल जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद घंटी बाज जाती है और राजीव के जाते ही दोनों क्लास में घुस जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, आज मैथ वाला नहीं आएगा तो सभी मजे करो और क्लास से बाहर निकल चलो। तब एक कुसुम नाम की लड़की, जो कि क्लास की मॉनिटर थी, वह करते हुए कहती है, अगर 2 मिनट में तुम दोनों अपनी जगह पर जाकर नहीं बैठे तो कल तुम दोनों भी स्कूल में आने के लायक नहीं रहोगे, तब हम कुछ नहीं छोड़ते। फिर आते हुए कहा, तू हमारा क्या कर लेगी। तब उसने कहा, गर्ल्स सभी खड़ी हो जाओ, अब कुछ कुत्तों को पीटने का समय आ गया है। उसकी बात सुनकर वह दोनों जल्दी से भाग खड़े हुए और अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। फिर देखते देखते 40 मिनट चले गए। जहां सभी बच्चे अपने बचे हुए काम कर रहे थे, वहीं पर अंकुश और आदित्य आराम से सो रहे थे। तीसरी क्लास साइंस की होने वाली थी। उस क्लास में टीचर आती थी, जो कि उन दोनों को बहुत बोरिंग लगती थी। कुछ देर बाद और टीचर क्लास में आ जाती है और आते ही कहती है, सभी बच्चे अपने अपने काम की नोटबुक पीरियड में मुझे लाकर दे देंगे, जिन्होंने अपना काम ही किया होगा उन्हें 100 रुपए का फाइन देना पड़ेगा और मुर्गे अलग से बनेंगे। तब अंकुश ने खड़े होकर कहा, मैम चाहे तो आप मुझसे 200 रुपए फाइन ले लेना, पर मैं मुर्गा नहीं बनूंगा। तब मैम ने कहा, तुम और आदित्य कभी भी अपना काम नहीं कर पाओगे, और रही बात फाइन की तो तुमसे तो मैं 500 लूंगी।
फिर देखते ही देखते एक के बाद एक पीरियड खत्म होते गए और लंच टाइम हो गया। उन दोनों ने जल्दी से अपना खाना खाया और ग्राउंड की ओर चल दिए। ग्राउंड पर पहुंचकर वह खेलने लगे कि तभी वहां पर आदित्य की क्रश आ गई, जिसका नाम रिया था। वह पूरे स्कूल की सबसे सुंदर लड़कियों में से एक थी। पूरा स्कूल उसका दीवाना था। तब उसने आदित्य से कहा, ये लो बुद्धू। तब उसने पूछा, ये क्या है? उसका जवाब देते हुए उसने कहा, यह इंग्लिश की नोटबुक है, सर ने तुम्हें इसे घर को देने को कहा। अगर 5 दिन में तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ तो फिर सर तुम्हें जान से मार देंगे। कब जाने का? थैंक्स माय लेडी। तो उसने कहा, कुत्ते कमीने, काम लिख कर आना, वरना सबसे पहले मेरी नोटबुक फिजूल में ले जाने के लिए नहीं, तुझे मार डालूंगी। उसकी बात सुनकर वह डर गया और उसने कहा, अरे 5 दिन की छुट्टी है, मैं तो बड़े आराम से कर लूंगा। और अंकुश का क्या है गधे, उसका काम पहले से ही पूरा है। वह तेरा काट रहा था? आदित्य ने हैरानी से पूछा। क्या काट रहा था? तब रिया ने सॉरी बोलते हुए कहा, मेरी जुबान फिसल गई, तुम्हें बेवकूफ बना रहा था और पूरी क्लास में तुम ही तो हो। उसने पूछा, या हीरो? अब या गुस्से से कहा, नहीं नहीं, पूरे स्कूल के सबसे पागल लड़के। इतना बोलकर टांग पटक कर वह वहां से चली गई और पागल लड़का हंसता ही रह गया। फिर जब वह क्लास में गया तब उसने अपना बैग उठाया और रोहित नाम के एक लड़के के साथ बैठ गया और उसने कहा, भाई एक तू ही अपना है और कोई नहीं है। अंकुश भी झूठ बोलता है, उसका सारा काम पूरा था और उसने मुझे ये बात बताई भी नहीं। कितना गलत है ना वह? अब हम कुछ नहीं खिलाते हुए था। यार भाई, मैं मजाक कर रहा था। तब आदित्य ने कहा, अपने मजाक को गुस्सा ले पीछे और चुपचाप अपना काम कर। तब रोहित ने कहा, हाँ 2 महीने पहले मुझे भी ऐसा ही तो कहा था तूने। तब उसने परेशान होते, वह अभी मैं चला शुभम के साथ बैठे लड़के को रोहित के पास भेजकर खुद उसके साथ बैठ गया। उसने शुभम से कहा, भाई कैसा है? उसने कहा, भाई मेरे दोस्त, मैं तो बहुत अच्छा हूं, पर तू कैसा है? असल बात ये थी कि अंकुश से भी पहले से कोई उसका जिगरी दोस्त था, तो वहां था शुभम। अंकुश ने उसके साथ दोस्ती तुड़वाने की बहुत कोशिश की थी, परंतु उसमें वह ज्यादा कामयाब नहीं हुआ था। तभी अंकुश उससे बहुत से राज छुपा कर रखता था, परंतु शुभम बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। फिर भी वह शुभम के साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार नहीं करता था। आज उसे पता चल चुका था कि उसका कोई एक अच्छा दोस्त है और सच्चा दोस्त है तो वह शुभम ही है, क्योंकि आज तक जब भी इतने पर कोई मुसीबत आई थी तो वह सब शुभम डोगरा करता था। अंकुश तो बस बोलने को ही था। फिर कुछ समय बाद उनकी छुट्टी हो गई और आदित्य ने शुभम को अपने साथ ले जाते हुए था। अबे तू पैदल क्यों जा रहा है? तेरा भाई है ना? तब अंकुश ने उससे पूछा, अरे मतलब आज तू 2 बंधुओं को बिठाकर साइकिल चलाएगा? तब मैंने कहा, पागल भाई, मैं तो अपने पीछे एक बंदे को बिठा लूंगा और वह है माई बेस्ट फ्रेंड शुभम, और तू अब से पैदल जाएगा। तब उसने गुस्से से कहा, मैं ये तेरी बात याद रखूंगा पूरी जिंदगी भर। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने ये भी कहा कि तू मेरा दोस्त नहीं है, तू मेरे साथ धोखा कर रहा है। तब जितने भी गुस्से से कहा, चल साइड हो, शुभम ने मुझे सब बता दिया है कि तूने मुझे उससे अलग करने की कोशिश की है, और तू बेस्ट फ्रेंड होता तो तू मुझे ये तो बता ही देता कि मेरा काम पूरा है, पर तूने नहीं बताया। जा मर कुत्ते की मौत। तब उसने भी कहा, ठीक है ज्यादा मत बनो और निकल। तक सुबह में वहां से निकल गए। तब उसने कहा, हम तो कर रहा है इन दोनों को जान से मार दूं। एपिसोड 10, 15 दिन की छुट्टियां। फिर उसके बाद वह भी घर चल पड़ा। फिर कुछ देर के बाद आदित्य शुभम को उसके घर पर उतार कर अपने घर पहुंच गया था। वहां पर जाते हैं सबसे पहले उसने अपने कपड़े उतारे और दूसरे कपड़े पहने। फिर वह अपने कमरे से बाहर निकला और हॉल की तरफ बढ़ा। तभी उसको उसके बड़े भाई के कमरे में गानों की आवाज सुनाई दी। तब उसने कहा, अबे यार, अब कहां से आ गया ये? तो मुझे फोन कभी नहीं चलाने देगा। उसके कमरे में कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई शाहिल था। वह हॉस्टल में रहता था। 5 दिन के बाद दिवाली थी तो शायद इसीलिए वह अपने घर छुट्टी में आया था। अपने कमरे के बाहर कोई है सोचकर जैसे ही उसने अपना दरवाजा खोला, उसने पाया आदित्य कुछ गालियां दिए जा रहा था। फिर जैसे ही आदित्य ने उसकी तरफ देखा तो वह हक्का बक्का रह गया और जाकर अपने भाई से गले मिल गया और कहा, ओहो तो आ ही गए तुम छोटे। तब उसके भाई ने कहा, हाँ बंदर, मैं तो पहुंच गया। और सुना कैसी चल रही है तेरी? आदित्य ने हैरानी से पूछा। कौन? अरे बुद्धू, पढ़ाई? अच्छा, वह तो कुछ मस्त चल रही है। सीधे सीधे बताओ, वह तो ठीक ही चल रही है। तो फिर बेचारे बूढ़े राजीव को तुम्हारी वजह से इतना तंग क्यों होना पड़ा? मतलब अरे उसने आज मम्मी को फोन किया था, पर लेकिन तेरा भाई है ना, मैंने खुद ही उसका फोन उठा लिया और पूछा, आज क्या क्या? हमारे आदित्य ने, अरे तू क्लास का टॉपर जो हुआ करता था, वो क्या नाम है तेरा? सर साहिल। हाँ बेटा, क्या कर रहे हो? सर कुछ भी नहीं, आप बताइए बेटा। क्या बताऊं? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? सर वह तो अभी बाजार गए हैं और
उन्हें आने में भी 5 घंटे लग सकते हैं। तब सर ने कहा, अच्छा, तो मेरी बात तुम ही सुन लो बेटा, तुम्हारा भाई बहुत बिगड़ गया है। पूरी क्लास नहीं, पूरे स्कूल में सिर्फ तुम्हारा एक भाई ही ऐसा है जिसने आज तक एक भी काम नहीं किया है। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, इन बार छुट्टियों में इसका सारा काम खत्म करवाओ वरना कभी पढ़ नहीं पाएगा। ऐसी है, याद करने में तो बहुत अच्छा है परंतु लिखने में बहुत ही ढीला है। इस पर थोड़ी निगरानी रखो। और कुछ देर बात करने के बाद तेरे राजीव सर ने फोन काट दिया था। मैंने कुछ भी करके उन्हें तो कर दिया था, अब चल अपना काम करना शुरू कर दे। भैया नहीं चला तो तेरा काम कौन करेगा? तब उसने कहा, अरे आप घर पर आ गए हो तो आपके पास पैसे भी होंगे, तो आप पैसे से किसी पर मेरा सारा काम लिखवा दो। उसके भाई ने उसे गुस्से से देखा और कहा, साले तेरा साल भर का काम करने का कोई 10,000 रुपए से कम नहीं लेगा और मैं कोई पागल नहीं हूं जो किसी को इतने पैसे दे दूं, चल काम करने बैठ। तब आदित्य ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और बोला, तू तो घर के अंदर ही बंद रहेगा, मैं चला खेलने, देख लूंगा क्या होता है क्या नहीं। फिर वह अपने दोस्तों के पास करने चला गया। वहां पहुंचकर उसने अपने सभी दोस्तों को बुलाया और उनसे कहा, आज क्या खेलोगे मेरे बच्चों? तब उसके दोस्तों ने कहा, दादाजी जो आप बोलोगे वह खेल लेंगे। तब उसने कहा, अब मैं तेरा दादा कब से बन गया? तब उसने कहा, अरे तो मैं भी तेरा बच्चा नहीं। फिर हंसते हंसते डिसाइड किया कि वह क्रिकेट खेलेंगे और वह दोस्त करने लगे थे कि तभी वहां पर अंकुश आ गया और उसने कहा, किधर चले तुम, किधर चले मेरे बिना? अभी एक लड़के ने कहा, लो आ गया एक। और उसके कुछ ही देर बाद वहां पर शुभम भी आ गया और फिर उसने भी कहा, अरे मुझे तो सभी भूल जाते हैं, कोई मुझे बुलाता क्यों नहीं? तब अंकुश ने दबे मुंह से कहा, तू कौन डिसी है जो तुझे यहाँ पर स्पेशल बुलाना होगा? तू तो ना ही आए तो ही अच्छा है। फिर आदित्य ने टॉस किया और उसकी टीम जीत गई और फिर जो रिजल्ट आए और कुछ ऐसे थे, आदित्य की टीम जीत चुकी थी। फिर कुछ देर बाद शाम हो गई। तब शुभम ने उससे पूछा, तो तुम अपना काम करेगा कि नहीं? तब उसने कहा, अरे कौन सा काम? मेरा काम तो मेरा भाई ही करेगा। तब उसने कहा, कौन, तेरा बड़ा भाई आ गया है? अरे राजीव की कॉल पर भी उसी ने मुझे बचाया है। मतलब अरे राजीव ने मेरी कंप्लेंट करने के लिए आज मेरी मम्मी को फोन किया था, पर मम्मी शॉपिंग पर गए थे और फोन घर पर ही भूल गए थे और फोन दादा से पहले ही साहिल ने उठा लिया। अच्छा कितनी दिन की छुट्टी है? तेरे बड़े भाई को होगी कुछ 5 या 10 दिनों की, पर हमसे तो ज्यादा ही है। अरे तूने मैसेज नहीं पढ़ा क्या? कैसा मैसेज? अरे हमारी छुट्टियां भी 5 दिन से बढ़कर 15 दिन कर दी गई है क्योंकि वह प्रिंसिपल 15 दिन के लिए लंदन जा रहा है। हमें तेरी की तुझे कैसे पता? बस पता है भाई मैं स्मार्ट हूँ। हाँ भाई स्मार्ट एलियन या गधा? आदित्य ने उसकी टांग खींचते हुए कहा। तब शुभम ने कहा, भाई मेरी इतनी बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की है जितनी की तूने, तभी तो सच्चा दोस्त होना तेरा। हाँ चल ठीक है, अब बहुत देर हो चुकी है, चल घर जाते हैं। फिर वह दोनों वहां से जाने लगे कि तभी वहां अंकुश आ गया और उसने कहा, मेरे साथ नहीं चलोगे क्या घर? तब शुभम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तेरे पास टांगे नहीं है क्या जो तुझे हम घर लेकर जाए? अच्छा तू वो सब छोड़ो, कल तुम लोग कितने बजे आओगे ग्राउंड में? आदित्य ने पूछा। तब उसने कहा, 8:30। शुभम ने कहा, मैं भी 8 बजे तक आ जाऊंगा। अगर ग्राउंड पर अंकुश नहीं हुआ तो मैं पहले तेरे घर तुझे लेने आऊंगा। फिर कुछ देर बातें करने के बाद ये तीनों अपने अपने घर चले गए। घर में जाते ही आदित्य के पापा ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, स्कूल से आते ही खेलने चला जाता है, अपने भाई से भी मिला या नहीं? वह पूरे साल बाद आया है प्यारे पापा, अभी 2 महीने पहले तो बर्थडे पर आया था। तो दोस्तों आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ अमन पॉडकास्ट एफएम यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों अभी तक के आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे सभी सब्सक्राइबर की वजह से हुआ है जो मेरी स्टोरी को इतना प्यार दे रहे हैं।